अक्सर हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये कहते हुए सुने जाते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस कहने का मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसको समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेलकम टू फिजिक्स अबाउट, दिस इज़ 4th लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सिस्टम विद वेरिइंग मास, जिसमें रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। लेट्स स्टार्ट नाउ। सिस्टम विद वेरिइंग मास। अब तक जो भी पढ़ रहे थे उसमें मास को कांस्टेंट रख रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि मास को वेरी कराएंगे और उसमें देखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। इज दैट ओके? एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो कि सैंड यहाँ डाला जाए और इस आउटलेट से इस होल होते हुए बाहर की तरफ निकल जाए, तो विद द टाइम आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ से मास धीरे धीरे घटता जा रहा है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp/dt। मान लीजिए कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, देयरफॉर P कितने के बराबर हो जाएगा? P हो जाएगा mv के बराबर। P इज इक्वल टू mv। चूँकि मास लगातार डिक्रीज कर रहा है इस केस में, देयरफॉर आप मास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। mv डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। पहले ये क्या करते थे, कांस्टेंट मान लेते थे और बाहर निकाल लेते थे। इस बार आप उसे कांस्टेंट मान के इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर दिस इज v dm/dt। ये पूरी क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी कहा है कि वेलोसिटी को क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है, देयरफॉर dv/dt कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ये पूरा टर्म खत्म। F इज इक्वल टू v dm/dt। इज दैट ओके? अगर सिर्फ उसी केस को समझा जाए तो क्या हो रहा है, मास फॉल कर रहा है और घटता जा रहा है। देयरफॉर घटने लगा तो इजेक्शन के कारण घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर जब भी आप उस तरह का केस देखेंगे तो आपको एक नेगेटिव साइन वहाँ पर लगा देना होगा। रेट एट विच द मास इज इजेक्टिंग, लेकिन बहुत बार इंक्रीज भी कर रहा होता है। जैसे मानकर चलिए मैं एक कॉन्वायर बेल्ट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो इस सैंड को फॉलिंग पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक या ग्रेवल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहा है इस बेल्ट के सहारे। तो जब यहाँ गिरेगा तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है ना मास टाइम के साथ, यहाँ भले डिक्रीज कर रहा है लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो जहाँ पर इंक्रीज कर रहा है वहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाइएगा। बाकी ये वेक्टर्स हैं, देयरफॉर साइन का हर जगह आपको ख्याल रखना है। आगे मैं टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस कन्वायर बेल्ट से इस दिए हुए जो फॉलिंग मास है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मोटर को कितना पावर लगाना पड़ेगा, पावर, दिस इज नॉट मोमेंटम, ये क्या है, पावर है, ठीक है, कितना पावर लगाना पड़ेगा। तो देखिए कन्वायर बेल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्या है, मास भी जो गिर रहा है, तो इस कन्वायर बेल्ट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, यानी ये फॉल किया और ये भी इधर ही जा रहा है।
देयरफॉर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और पावर के बारे में आप जानते हैं, दैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। कितने के बराबर हो गया? एफ वी कॉस 0 डिग्री। देयरफॉर ये कितना हो गया? एफ वी। एफ देखिए जब इंक्रीजिंग हो तो पॉजिटिव साइन के साथ, और मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी इंटू दिस वी। कितना हो गया? वी स्क्वायर डी एम अपॉन डी टी। तो आप पावर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इससे मास रिलीज भी हो रहा है। मान लेते हैं कि उससे जो मास रिलीज हो गया है वो डेल्टा m है, और अभी भी इस बॉडी के अंदर अगर ये डेल्टा m निकल गया तो इस बॉडी का मास कितना है? m माइनस डेल्टा m है। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसमें से मास निकलता जा रहा है, मतलब इतना निकल गया है, तो अब जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। देयरफॉर ये कितना हो गया? v प्लस डेल्टा v। और मान लीजिए ये निकलने के बाद किसी और वेलोसिटी u से मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, देख पा रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है, यानी नेट फोर्स अगर 0 के बराबर है तो मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल भी होना चाहिए। देयरफॉर इस केस में देखिए कि अगर ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इस दोनों को कंपेयर करके जब इसकी वेलोसिटी लिखिएगा तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? u प्लस v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी को ही कंसीडर करके आपको आगे बढ़ना है। नाउ मोमेंटम के हिसाब से वैल्यू पुट कर लीजिए। कितना हो जाएगा फाइनल? m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v। उसके बाद इसके लिए लिखिए प्लस डेल्टा m और एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, u प्लस v प्लस डेल्टा v, और इनिशियल मोमेंटम कितना? दैट इज इक्वल टू mv। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, mv m डेल्टा v, इज दैट ओके? ये लिख लीजिए माइनस v डेल्टा m, फिर से माइनस डेल्टा m डेल्टा v। यहाँ पर ओपन कीजिए प्लस डेल्टा m u, फिर से v डेल्टा m, मैं यहाँ लिख रहा हूँ v डेल्टा m और ये डेल्टा m डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू mv। यहाँ जो भी कट जाने वाला है, कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए ये टर्म कैंसिल, v डेल्टा m कैंसिल। क्या क्या बच गया अब आपके पास? अब आपके पास बच गया m डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा m u। इज दैट ओके? नाउ टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम से रिलेट कर लीजिए। आपका वेरी क्या कर रहा है? मास कर रहा है। देयरफॉर दिस इज डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा t u। ये u जो है आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा u है, यानी जिस वेलोसिटी से ये इस मेन बॉडी से निकलकर बाहर आ रहा है। देयरफॉर अगर आप लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ये dm अपॉन dt इंटू u।
अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो दिस इज dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर dm अपॉन dt कहीं देख लीजिए कि मास डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आया हुआ है हमारे सिचुएशन के हिसाब से, देयरफॉर आप इसे ऐसे लिखकर और ये ऐसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, dm अपॉन dt रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग। ठीक है, यानी जिस रेट से मास इजेक्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलर रिजल्ट को, ये जो आपके पास आया है, अच्छा u को बहुत सारी जगह पर u रिलेटिव भी लिखते हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो निकला है बाहर की तरफ ये अक्सर एग्जॉस्ट भी कहलाता है। ठीक है, जो बाहर निकल गया, तो इसको u रिलेटिव से भी शो करते हैं। और ये पूरा टर्म जो है, इसमें ये वाला पर्टिकुलर टर्म जो u माइनस डी एम अपॉन डी टी है, इसे थ्रस्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। एफ टी मतलब थ्रस्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देयरफॉर ये वाला पूरा आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, एम डी वी अपॉन डी टी कितने के बराबर, दैट इज इक्वल टू एफ टी, वेयर एफ टी इज यू रिलेटिव माइनस डी एम अपॉन डी टी, ये एफ टी है। तो ये जस्ट एक प्रोसीजर है जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, कंसीडर नहीं किया है। लेकिन एक रॉकेट के केस में अर्थ तो बहुत देर तक क्या करता है, ग्रेविटी के कारण रॉकेट पे एक फोर्स लगा रहा होता है। आइए उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, इम्पल्स के थ्रू। ये क्या था, मोमेंटम के थ्रू कंप्लीटली हमने समझा था, लेकिन आपको मालूम है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। तो रॉकेट के केस को समझेंगे और उससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर हो जाएगी हम लोगों के बीच में। वेरिंग मास को समझते हैं रॉकेट के थ्रू। आप जानते हैं कि रॉकेट को अगर रिप्रेजेंटेशनल फिगर के हिसाब से समझा जाए तो कुछ ऐसा, यहाँ बॉटम से क्या होता है कि फ्यूल जो इसके अंदर भरी रहती है उसके कारण एक एग्जॉस्ट बाहर की तरफ तेज़ी से निकल रहा होता है, और इसके कारण ये क्या हो रहा होता है, इस एग्जॉस्ट के कारण जो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसके कारण इस दिए हुए रॉकेट में वेलोसिटी आ जाती है। जैसा कि बैलून के केस में भी आपने देखा हुआ है कि अगर बैलून को हवा भर के छोड़ दिया जाए तो हवा क्या होती है, इधर की तरफ, यानी एयर जो है, गैस इधर की तरफ निकलती है और बैलून इधर की तरफ भागता है। सेम वैसा ही कंडीशन रॉकेट के साथ भी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको पिछले ही फिगर की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेन बॉडी है हमारे रॉकेट की ऑफ मास m, और इसकी वेलोसिटी ये v है, और यहाँ पर ये क्या है, इसमें से एग्जॉस्ट जो है वो डेल्टा m निकल रहा है और उसकी वेलोसिटी u है। और जब डेल्टा m निकल जाएगा तो रॉकेट के मेन बॉडी में कितना रह जाएगा, m माइनस डेल्टा m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है, उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में दिखाते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वो v प्लस डेल्टा v है। जस्ट पिछले एग्जांपल में भी ऐसा ही लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हमने कुछ भी नहीं दिखाया है। यहाँ पर क्या है, हमको इम्पल्स को ध्यान में रखकर बात करनी है। आइए समझते हैं। इम्पल्स को ध्यान में रखना है, इनिशियल मोमेंटम कितना है। मैं वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर डायरेक्शन मुझे समझ में आएगा मैं आपको समझाता हुआ
चला जाऊंगा। सो वेक्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले एग्जांपल में भी वेक्टर को मैंने नहीं यूज़ किया था। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम कितना, ये हो गया mv, और फाइनल मोमेंटम इस बार मैंने एब्सोलूट वेलोसिटी नहीं ली है। देखिए फाइनल मोमेंटम इज m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m इंटू u। अब आपके माइंड में आ जाएगा सर ये तो बॉटम साइड में जा रहा है, अगर ये एक्सिस होता तो इधर वाली सारी वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लीजिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब भी इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया ना, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, सारा मोमेंटम ऐड होगा, ठीक है, ना कि आप फाइनल मोमेंटम में एक मोमेंटम से दूसरे मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसलिए अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे इसके डायरेक्शन के हिसाब से लिख लो, तो फिर तो वहाँ पर क्या हो गया, मोमेंटम का जो रूल है वो तो फेल कर गया, ठीक है। आप फाइनल मोमेंटम के हिसाब से लिख रहे हैं, देयरफॉर इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। सो आपको कोई यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं लेना है। अब आइए चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम वी, सॉरी पहले ये पूरा मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा एम और माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी, ठीक है। और ये कितना हो गया, प्लस यू डेल्टा एम, इज दैट ओके। और इनिशियल कितना है, माइनस एम वी, अरेंज कीजिए, एम वी से एम वी कैंसिल आउट हो गया। देखिए तो डेल्टा एम कितने में है, जहाँ जहाँ डेल्टा एम है उसको कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो गया, एम डेल्टा वी, डेल्टा एम कॉमन ले लीजिए तो ये हम प्लस ही के साथ ले रहे हैं, डेल्टा एम कितना हो जाएगा, u, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लेते हैं, u पहले आ गया, फिर ये माइनस के साथ v प्लस डेल्टा v, ठीक है। ये जो टर्म है ना यहाँ पर, ये टर्म जो है उसे मैं ये रिलेटिव वेलोसिटी बोलूँगा, u माइनस v प्लस डेल्टा v। देखिए तो क्लियर है, ये v प्लस डेल्टा v और ये u क्या हो गया, ये जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वेलोसिटी, ये u रिलेटिव क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, अब एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, ये बहुत वैलिड है, यहाँ पर समझना इसको। देयरफॉर ये क्या हो गया, u रिलेटिव, ठीक है, ये u रिलेटिव आपने मान लिया। देयरफॉर आपने निकाल लिया चेंज इन मोमेंटम, और आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए कि मोमेंटम कुछ इस तरह से, ये एग्जॉस्ट नीचे निकल रहा है और ये फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर मोमेंटम है उसके ठीक अपोजिट किधर है, इम्पल्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को फ्रेशली लिख लेंगे। ये डेल्टा पी आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, अब जे मैं पहले लिख ले रहा हूँ, जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। जे कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, आप जानते हैं जे इज इक्वल टू हाउ मच, एफ इंटू टी होता है। एफ यहाँ पर कितना है, माइनस एम जी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है ऑलवेज डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और ये कितना, ये हो जाएगा डेल्टा टी, हम मान लेते हैं फॉर द गिवन टाइम के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, एम जी डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज एम डेल्टा वी,
प्लस डेल्टा एम यू रिलेटिव। इज दैट ओके? नाउ ये मैंने गलती से स्मॉल लिख दिया है, चूँकि आदत है लिखने की, यहाँ पर कैपिटल लिया हुआ है सबको। देयरफॉर अब ये m डेल्टा t को लेकर नीचे चले जाइए, यानी डिनोमिनेटर में इस साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। m डेल्टा v डिवाइडेड बाई दिस इज m डेल्टा t प्लस दिस इज डेल्टा m डेल्टा t u रिलेटिव। इज दैट ओके? m से m कैंसिल, ये माइनस जी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और प्लस डेल्टा एम अपॉन एम डेल्टा टी यू रिलेटिव। नाउ मैं चाहता हूँ कि आप टाइम लिमिट को टेंस टू 0 कर दीजिए, ठीक है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कितना हो जाएगा? माइनस जी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इज दैट ओके? और ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी इंटू यू रिलेटिव। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मास अगर डिक्रीज करने लगे तो आपको क्या करना है? नेगेटिव साइन को यूज़ करना है, ठीक है? क्या है ये? रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग, यानी बाहर की तरफ मास निकल रहा है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? माइनस जी डी वी अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन एम, इसको जब नेगेटिव ले लिया है तब की बात है, अपॉन डी टी यू रिलेटिव। अब मैं चाहता हूँ इंटीग्रेट कर लूँ, तो पहले अरेंज कर लेते हैं, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद फिर देयरफॉर t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जी डी टी इज इक्वल टू डी वी माइनस डी एम और ये m यहाँ u रिलेटिव। इंटीग्रेट करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसको उठाकर इधर ले आया जाए। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी प्लस ये जब उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस डी एम अपॉन एम यू रिलेटिव। इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए मैं फ्रेशली लिख रहा हूँ डी वी फ्रॉम v0 टू v इनिशियल वेलोसिटी टू सम फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी। इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम 0 टाइम टू सम टाइम t और ये u रिलेटिव पहले लिख ले रहा हूँ, इंटीग्रल dm अपॉन dt, सॉरी dm अपॉन m, किसी इनिशियल मास m नॉट से फाइनल मास m तक। यहाँ पर कितना हो जाएगा? v माइनस वी ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा? gt, ये कितना हो जाएगा? u रिलेटिव और ये लॉग में चेंज हो जाएगा, ये लिखा जाएगा ln m अपॉन m नॉट। इंटीग्रेशन का केस जाकर क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है? मैंने कहा था कि मैं वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे समझ में आएगा मैं वो चीज़ बताता चला जाऊँगा। अब देखिए ये मेन जो रॉकेट की बॉडी है उसके ऑलवेज अगेंस्ट ही एग्जॉस्ट की वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है कि u रिलेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऑलवेज उस केस में u रिलेटिव को नेगेटिव होना पड़ेगा। मेन बॉडी से बाहर की तरफ क्या होगा? एग्जॉस्ट निकल रहा होगा। देयरफॉर ये u रिलेटिव मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया।
अब ये हो गया ln m/m0। अगर यहाँ पर भी हम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना चाहें तो एक नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा। क्लियर है? वो आपको मालूम होगा लॉग के टर्म में ln m यहाँ पर लिख सकते हैं ln m0। सो अगर नेगेटिव साइन ले लिए तो ln m0 माइनस ln m हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ln m0/m। सो सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए, तो एक नेगेटिव ले लीजिए और इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया u रिलेटिव और ये ln m0/m। ठीक है, अब थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन होल बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट प्लस u रिलेटिव ln m0 यानी इनिशियल मास डिवाइडेड बाय द फाइनल मास माइनस gt। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब बोलिएगा कि इम्पल्स का केस लेकर ही सॉल्व करते तभी आता, नहीं, इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल को जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से भी अगर एक्सटेंड कर देते तो ये रिज़ल्ट आ जाता। लेकिन मैं इम्पल्स को स्पेशली यूज़ करना चाह रहा था, वहाँ पर आपने एक्सटर्नल फोर्स को क्या किया था, एब्सेंट कर दिया था। एब्सेंट कर देते तो ये जी वाला टर्म ख़त्म हो जाता। मैं चाहता था कि ग्रेविटी का भी टर्म आपके नॉलेज में आ जाए। अक्सर जो हम इस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। देयरफॉर इससे पिछले वाले एग्जांपल में जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से अगर एक्सटेंड करते, वहाँ से अगर इंटीग्रेशन लिमिट लेते तो ये नहीं आता, जी का कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं होता। अब आइए, बहुत बार क्या, रॉकेट जब इनिशियली छोड़ा जाता है तो क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जिस वक्त लॉन्च किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और बहुत बार ये जो ग्रेविटी है उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब जी को भी 0 मान लिया जाता है। अगर ऐसा केस हो जाता है तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज u रिलेटिव ln m0/m। ठीक है, स्पेशल केस है ये, इस दिए हुए रिजल्ट का ये स्पेशल केस है जब आपने क्या किया है, ग्रेविटी को भी नेग्लेक्ट कर दिया है और लॉन्च के टाइम में उस दिए हुए रॉकेट को रेस्ट में मान लिया है, तब का ये केस बनता है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो रिजल्ट आया था वो कुछ ऐसा था, वहाँ भी मैंने वेक्टर का यूज़ नहीं किया हुआ है और कहा था कि ये u रिलेटिव कंसीडर किया जाता है एंड दिस इज इक्वल टू dm/dt। अगर आप इस रिज़ल्ट को भी लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, बट ये gt एब्सेंट मिलेगा इस पूरे दिए हुए सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल को क्या किया था, 0 मानकर सॉल्व किया हुआ था। देयरफॉर ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, आपको बहुत सारे लेवल पे ये काम आएगा। मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू न्यूमेरिकल। आइए समझते हैं उस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, इसमें एक रॉकेट ये लॉन्च किया जा रहा है 2 स्टेज में सेपरेटली बनाकर। ठीक है, 2 स्टेज रॉकेट है ये। कैसे 2 स्टेज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2 स्टेज रॉकेट है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं नीचे वाला, ये 100 kg का है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये 10 kg का है। इस 100 kg वाले पोर्शन में 800 kg फ्यूल भरा हुआ है और इसमें 90 kg फ्यूल भरा हुआ है। इज दैट ओके? 2 स्टेज कैसे है कि पहले स्टेज का जब पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद
क्या होगा, ये बॉडी डिटैच कराई जाती है, यानी 100 kg के इस पोर्शन को निकाल दिया जाता है। सो फर्स्ट स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट की स्पीड, ये एग्जॉस्ट क्या है, यू रिलेटिव है, वो स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो आपको बताना है, आपको फाइनली ये बताना है कि रॉकेट अपने फाइनल स्टेज पर जब पहुंचेगा तो उसके लास्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम इस रॉकेट की कितनी हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला स्टेज। फर्स्ट स्टेज में मास देख लीजिए, इनिशियल स्टेज में कितना है, दिस इज 800, दिस इज 100, 900 एंड दिस इज 1000। टोटल ऐड कर लीजिए, 800, 100, 90 kg एंड 10 kg, कितना हो गया, 1000 kg हो गया। फ्यूल अभी जल रहा है और जलकर कितना ख़त्म हो गया, 800 kg निकल गया। सो टोटल में से कितना निकल गया फ्यूल, वो निकल गया 800 kg। सो 1000 kg माइनस 800 kg कितने के बराबर हो गया, 200 kg के बराबर हो गया। अब आप बोलिएगा कि क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये भी क्यों नहीं हटा दे रहे हैं। नहीं, यहाँ तक फ्यूल जल गया ना, जब फिनिश हो गया तो उस वक्त, जिस वक्त फिनिश हो रहा है उस वक्त भी तो वेलोसिटी आपको चेक करनी है कि नहीं करनी है, कि पहले डिटैच करा लेना है। जब डिटैच ही हो जाएगा तब तो ये फ्यूल जलने लगेगा। सो आपको ये वाला डिटैच होने से पहले तक की वेलोसिटी चेकआउट करनी होगी। देयरफॉर अब आइए, आपके पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू रिलेटिव। और एक बात और बता दूं कि इस केस में ग्रेविटी को भी नेग्लेक्ट रखा गया है, देयरफॉर g इज इक्वल टू 0। और रॉकेट लॉन्च में आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर v इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ln m नॉट अपॉन m। वैल्यू पुट कीजिए, 1.5 इंटू ln 1000 डिवाइडेड बाई 200, ये कैंसिल आउट। और अगर आप देखिएगा तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू ln 10, ये आ जाएगा 1.5 इंटू ln 10 माइनस ln 2। वैल्यू पुट कीजिएगा। जब भी आपको इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ होगा तो वहाँ वैल्यूज़ भी दिए हुए होंगे, इस तरह का न्यूमेरिकल होगा तो वैल्यू भी दिया होगा। सो 1.5 इंटू ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा 1.6, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दिस इज 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? ये जो वेलोसिटी आ गई, ये सेकेंड स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी है। सेकेंड स्टेज के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज initial velocity for the second stage. This is 2.4 kilometer per second. Now second stage में ये वाला वेसल पूरा खोल के हटा दिया गया, खुल गया वो, तो 800 kg और 100 kg पूरी तरह ख़त्म। अब m नॉट कितना, ये अपर पार्ट है, तो 90 kg प्लस 10 kg कितना हो गया, 100 kg के बराबर। ठीक है, अब ये फ्यूल कितना जल जाएगा, 90 kg, बच कितना जाएगा, 10 kg। ठीक है, इस बार जो v डैश यानी फाइनल वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं, उसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है प्लस u रिलेटिव ln m नॉट अपॉन m।
वैल्यू पुट कीजिए 2.4 प्लस 1.5 ln, दिस इज हाउ मच 100 डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल आउट, ln 10 है, दिस इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.5 इंटू, इस पूरे का वैल्यू जब आप पुट करेंगे वो आ जाएगा 2.3। अब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख लें 5 और ये 3.45 के बराबर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब इसको आप ऐड करके लिख लें, ये 5.85 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। देख लीजिए फाइनली वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच गई, 5.85 किलोमीटर पर सेकेंड तक। पहले स्टेज में वेलोसिटी कहाँ पर छोड़ा था आपने, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड पे, और फाइनली कितनी हो गई 5.85 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये मैं यहाँ पर नोट करवा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आपसे शेयर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये 2 स्टेज नहीं होके ओनली 1 स्टेज होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज होता पूरा, और इसमें फ्यूल 890 kg भरा हुआ होता, और इस पूरे दिए हुए बॉडी का वेट ओनली 100 kg होता, ठीक है। ये हटा लीजिए ऊपर वाला पोर्शन और ये भी निकाल दीजिए, ठीक है। टोटल फ्यूल इसके अंदर भरा हुआ है 800 प्लस 90 kg, और पूरे बॉडी का जो वेट है वो 100 kg अगर होता तो वेलोसिटी कितनी होती और क्या चेंज आ जाती उसको देख लेते हैं। नाउ ये 1 स्टेज वाला ही है, सो इनिशियल मास इज हाउ मच, दिस इज 890 kg प्लस 100 kg, कितना हो गया 990 kg, और पूरा ये 890 kg जब फ्यूल जल के एग्जॉस्ट बन के निकल जाएगा तो बच कितना जाएगा 100 kg, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में है ये, ठीक है। अब लॉन्च हो रहा है और ग्रेविटी को यहाँ भी नेग्लेक्ट माना गया है, कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही है। देयरफॉर वेलोसिटी कितनी हो गई, v इज इक्वल टू यू रिलेटिव ln m0 अपॉन m। वैल्यू पुट कीजिए 1.5 इंटू ln, दिस इज हाउ मच 990 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 1.5 इंटू ln 99 माइनस ln 10, ओके। दोनों का वैल्यू पुट करके जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वैल्यूज़ कुछ ना कुछ फॉर्मेट में दिए हुए रहते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर ln 99 एंड ln 10 का वैल्यू पुट करके फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा, ये वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो वो 2.29 के आसपास आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब देख लीजिए 1 स्टेज में क्या है वेलोसिटी, 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और 2 स्टेज वाले में 5.85 किलोमीटर पर सेकेंड है। सो जो वैल्यू वेलोसिटी की सेकेंड स्टेज 2 स्टेज वाले रॉकेट में अटेन की गई थी, वो सिंगल स्टेज वाले रॉकेट में उतनी वेलोसिटी नहीं है। ये वाली वेलोसिटी जो है 41% v इज 1 स्टेज रॉकेट वेलोसिटी, 1 स्टेज या सिंगल स्टेज रॉकेट वेलोसिटी इज, कंपेयर करके देखिएगा परसेंटेज निकाल के, तो ये 41% लगभग कम आएगा किससे,
सेकेंड स्टेज यानी 2 स्टेज वाली। सिंगल स्टेज रॉकेट वेलोसिटी इज 41% लेस देन द डबल स्टेज और 2 स्टेज रॉकेट वेलोसिटी। देयरफॉर क्या है कि 2 स्टेज वाला रॉकेट ज़्यादा प्रीफरेबल होता है। इज़ दैट क्लियर? सो रॉकेट साइंस की एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चल गई है कि 2 स्टेज ज़्यादा प्रीफर किया जाता है रॉकेट लॉन्चिंग में देन द सिंगल स्टेज ऑफ लॉन्चिंग। इज़ दैट ओके? इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।